गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए और जो लैंड से जुड़ी हुई पॉपुलेशन थी, जो रूरल पॉपुलेशन थी, उसको किस प्रकार से ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए गए थे। लेकिन क्योंकि लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो लैंड ओनर्स थे, तो उस कारण से हमें ज़्यादा उसके परिणाम सामने नहीं मिल पाए थे। अब मैंने आपको वादा किया था कि हम अगले लेक्चर में, अगली कड़ी में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एक बार फिर हाजिर हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की लास्ट पार्ट जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर। जब देश में एक प्रकार का फूड क्राइसिस हमारे सामने आया हुआ था, तो उस समय साधारण सी बात है कि देश पर बाहर से दूसरे देशों के दबाव पड़ने का डर बढ़ गया था और हमें मजबूरी में अमेरिका जैसे देशों से जो फूड हेल्प थी, फूड ग्रेन की हेल्प है, वो हमें स्वीकार करनी पड़ी थी। और एक तरह से भारत अब दूसरे देशों पर फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट होने लगा था, और वो भी विशेष रूप से अमेरिका पर। यूएसए ने इसके बदले में भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाए और अपने देश में जो फूड सिक्योरिटी है उसको श्योर करने के लिए कंट्री में कुछ एक पॉलिसीज में चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि देश का एक बड़े हिस्से का किसान अभी भी बैकवर्ड था। हालांकि उनको उठाने के लिए सरकार ने कई बार उनको फाइनेंशियल हेल्प दी या पॉलिसीज में कुछ रिलैक्सेशन दी, लेकिन ये काम लंबे समय तक नहीं चल पाया। अंततः गवर्नमेंट को ये स्ट्रेटेजी छोड़नी पड़ी। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि क्यों ना देश में सुविधाओं का विकास किया जाए, और खासकर उन क्षेत्रों में जैसे पंजाब और हरियाणा थे जहां कंपैरेटिवली किसान समृद्ध थे। तो अगर वहां पर इरिगेशन सोर्सेज को डेवलप किया जाए तो कुछ हद तक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने HYV सीड्स, जिसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, या अधिक उपज देने वाले बीज, इसके अलावा फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और साथ ही इरिगेशन को डेवलप करने के लिए सरकार ने किसानों को हेल्प अवेल कराना शुरू किया और किसानों को इस बात के लिए एश्योरेंस दिया गया कि उनकी क्रॉप को एक फिक्स अमाउंट पर, जिसे हम आम बोलचाल में MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस कीमत पर खरीद लिया जाएगा। और ये एक प्रकार से अब देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन शुरू हो गई। हालांकि इसका ज़्यादातर फायदा बड़े किसानों को हुआ। बेशक इसके रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हुए, लेकिन आरंभ में इसका जो फ़ायदा था, जो बेनिफिट था, वो या तो रिच फार्मर्स या जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके पास खेत बड़े थे और वो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो सीड्स हैं या फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते थे। गरीब किसान के पास इतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद देश में खाद्यान्न की उपज में, फूड ग्रेन के फील्ड में, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे अब देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने लगा। तो इससे सोसाइटी के जो डिफरेंट जो ग्रुप के लोग थे, वहां पे एक प्रकार से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण शुरू हो गया। अब क्योंकि इस हिस्से में इस टेक्निक को सबसे पहले अपनाया गया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ये आप अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश में, जहाँ की ज़मीन समतल थी, इरिगेशन को इजीली डेवलप किया जा सकता था, नहरें खोदना आसान था और यहाँ का किसान इस नई टेक्निक को स्वीकार करने के लिए जल्दी तैयार हो गया, जिसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ और इस कारण से वो एक प्रकार से समृद्ध हुए। लेकिन जहाँ पर किसानों ने इसे एडॉप्ट करने में डिले किया, देरी की या हेजिटेट किया, वहाँ पर किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। एक प्रकार से ये हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब हरित क्रांति के कुछ प्रभाव जो देखने को मिले, इफेक्ट जो देखने को मिले, कि जो पुअर फार्मर्स थे और जो लैंड ओनर्स थे, अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और देश के डिफरेंट पार्ट्स में जो लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने किसानों को एक प्रकार से यूनाइट करना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये फेवरेबल कंडीशन है उनको यूनाइट करने की। दूसरा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उसे जो मीडियम फार्मर्स थे, जो मिडिल लेवल के जो फार्मर्स थे, अब वो किसान अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास जमीन बहुत बड़ी भी नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी, तो उन्हें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ, जिससे अब उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड में धीरे धीरे चेंज आने लगा और आने वाले समय में एक प्रकार से बड़े और जो मिडिल लेवल के किसान थे, अब उनका एक प्रकार से विकास होने लगा, अब वो पावरफुल होकर उभरने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन की। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे आप बलि प्रकाश समझते हैं और जिसमें हम कहते हैं कि दुग्ध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में रिमार्केबल चेंज आया। असल में देश में इस बात को महसूस किया गया कि केवल कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें अन्य जो क्षेत्र हैं, अदर फील्ड्स हैं, वहाँ भी हमें एक प्रकार से प्रयास करने पड़ेंगे और इस दिशा में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा और जिस व्यक्ति ने इस सारे कार्यक्रम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें एक प्रकार से व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है और उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। आप सब अमूल के उत्पादन से परिचित हैं और एक प्रकार से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने यह सजेशन दिया कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास भले ही थोड़ी मात्रा में दूध, अतिरिक्त दूध उपलब्ध है, या बड़े किसानों के पास भी है जिन्हें मार्केट में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है, तो अगर इनके साथ टाई अप किया जाए और इनको प्रेरित किया जाए कि वो अपना दूध एक निश्चित स्थान पर बेचें और बदले में उन्हें एक उचित मूल्य भी दिया जाए, तो एक तो वो मिडलमैन के जो बिचौलिए हैं उनके शोषण से बच जाएंगे और इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी लाभ होगा, आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो एक धीरे धीरे गुजरात के शहर आणंद में इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये पूरे भारत में फैल गई। आज आप कई प्रकार के ब्रांड से परिचित होंगे, जैसे विजय जो आंध्र प्रदेश में है, पराग उत्तर प्रदेश में, वीटा हरियाणा में, ऐसे और भी इस प्रकार से वर्का पंजाब में। तो ये उसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत जो मिल्क प्रोड्यूसर थे उनको एक नेशनल लेवल के एक मैकेनिज्म से जोड़ा गया और एक प्रकार से ये देश के अंदर एक बड़ी दुग्ध क्रांति थी। इसीलिए इसे
व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इससे न केवल जो रूरल बैकग्राउंड के लोग थे, न केवल उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, बल्कि उनकी इनकम बढ़ी और धीरे धीरे उनकी पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प मिली। और आज हम देखते हैं इस समय देश के अंदर दुग्ध उत्पादनों की और दुग्ध जो मिल्क प्रोडक्शन है और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसको सफल बनाने में देश की महिला शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो लेटर चेंजेस आए, जो लेटर डेवलपमेंट आए 1960 के डेकेड में, इसके अंत में भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा मोड़ आया। हालांकि हम आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कांग्रेस के सामने लीडरशिप का एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, क्योंकि पंडित नेहरू के मृत्यु के कुछ समय बाद ही हमें एक बेहतरीन नेता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खोना पड़ा। इस दौरान इंदिरा गांधी एक पब्लिक लीडर बन के सामने आई और उन्होंने देश की आर्थिक विकास में एक बड़ा रोल प्ले किया। एक प्रकार से ये इकोनॉमी के कंट्रोल में स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला था। 1967 के बाद देश के पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, लेकिन कुछ इकोनॉमिक चेंजेस भी किए गए। जैसे 14 यानी 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। इससे सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल अवेल हुई और इससे सरकार को जो पुअर पीपल की वेलफेयर में या पब्लिक वेलफेयर में प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प मिली। और इसी के साथ अब सरकार धीरे धीरे सोशलिस्ट पॉलिसीज की तरफ मुड़ने लगी, कारण देश के अंदर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना। हालांकि इस दिशा में जब सरकार ने कदम उठाने शुरू किए तो गवर्नमेंट को कई प्रकार के पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ा। देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई और एक्सपर्ट्स ने भी इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे और नेगेटिव रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे उन पर सरकार के साथ विचार विमर्श किया। फिर भी एक प्रकार से अब देश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ये काम ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और देश में जो प्लानिंग का काम था वो चल तो रहा था, लेकिन हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी मिलने बाकी थे। लेकिन 1980 आते आते देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब धीरे पड़ने लगी, जो लगभग 3 से लेके 3.5% तक सीमित रह गई। यानी देश के सामने एक बार फिर बड़ा गंभीर संकट आ रहा था, क्योंकि देश को गरीबी से बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी ने पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया। संभवतः उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और अगर पब्लिक सेक्टर अगर हम शुरू करेंगे तो लोगों को प्राइवेट सेक्टर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके जो नेगेटिव रिजल्ट रहे वो कंट्री के अंदर एक प्रकार से करप्शन और जो अकुशलता, अनस्किल्डनेस और ब्यूरोक्रेसी समस्याएं खड़ी कर रही थी।
करप्शन को बढ़ावा मिला, कंट्री के देश के सामने स्किल लेबर नहीं थी और ब्यूरोक्रेसी इसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी। यानी एक प्रकार से, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो कई बनाई लेकिन ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। वो प्रशासन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। अब इससे जो पब्लिक सेक्टर था और जो ब्यूरोक्रेसी थी, लोगों का उसमें हालांकि शुरुआत में एक विश्वास था, क्योंकि पंडित नेहरू जैसे और शास्त्री जी जैसे करिश्माई नेता हमारे सामने मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रोल इसमें ज़्यादा नहीं रहा, तो इससे अब देश को लगा कि अब एक बार फिर से पॉलिसीज़ में चेंज किए जाने की ज़रूरत है। तो 1980 के डेकेड के बाद इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे जो स्टेट का रोल था, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन देश अपने आप को एक प्रकार से धीरे धीरे नए इकोनॉमिक चेंजेस के लिए तैयार कर रहा था। तो वो क्या चेंजेस थे और किस प्रकार से आए, इस बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।